दिस इज हिमांशु अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ चाइना के बारे में। मुझे लगता है कि चाइना के बारे में हमें बहुत ही ज़्यादा आप कॉन्शियस हो जाना चाहिए जो भी हम चाइना के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि चाइना जो है एक बहुत ही डेंजर है, बहुत ही थ्रेट है इंडिया के लिए। तो चलिए इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताऊंगा कि किस तरीके से चाइना जो है वो इंडिया के लिए थ्रेट साबित हो सकता है या फिर ऑलरेडी बहुत बड़ा थ्रेट हो चुका है। चाइना के प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए और जितना हम कर सकते हैं हम शायद उतना तो करें, क्योंकि 100% तो अभी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहूँगा जिसको समझने के बाद आपको इतना तो यकीन हो ही जाएगा कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही एक लेमन लैंग्वेज में आप समझिए। पहले चाइना क्या करता है, किसी भी गरीब कंट्रीज़ को, किसी भी डेवलपिंग कंट्री को लोन देता है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। जिस तरीके से आप वहाँ पे रोड्स बनवा लीजिए, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, बिल्डिंग्स, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए चाइना उनको लोन देता है। जब वो कंट्रीज चाइना को लोन वापस नहीं चुका पाती तो चाइना उनके उसी एसेट्स पे जिसके लिए उसने लोन दिया था उनका कंट्रोल अपने पास ले लेता है। इसका एक सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है मालदीव्स। मालदीव्स में अभी 5 दिन पहले की एक न्यूज़ है कि $3.1 बिलियन का लोन चुकाना है मालदीव्स ने चाइना को। अब चाइना जो मालदीव्स की जो टोटल खुद की जीडीपी है वो 4.9 बिलियन के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 5 बिलियंस की इकोनॉमी है और $3.1 बिलियन चाइना को उसने वापस देना है। तो जो मालदीव्स है वो धीरे धीरे अब इसी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसता जा रहा है। इसकी मालदीव्स जो है वो अकेला देश ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। अगर मैं टोटल अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करूं तो $143 बिलियन चाइना ने अफ्रीका के छोटे छोटे देश से लेना है और उनको वो अब चाइना किसी ना किसी तरीके से उनके इकोनॉमिक एसेट्स को यूज़ करके उन पर कंट्रोल जमाए बैठा है, क्योंकि उन्होंने पैसे वापस नहीं दिए। 2017 में एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल इसका था जो श्रीलंका का था। श्रीलंका जो है वो इंडिया के ज्योग्राफिकली काफ़ी नज़दीक है। अगर आप साउथ साइड से इंडिया का मैप देखेंगे तो श्रीलंका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 2017 में श्रीलंका में एक एयरपोर्ट और एक पोर्ट का निर्माण हुआ था जिसको चाइना ने स्पॉन्सर किया था। चाइना ने लोन दिया था, स्पॉन्सर तो नहीं कह सकते, चाइना ने लोन दिया था। एग्जिम बैंक ऑफ चाइना ने $351 की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी। चाइना अब श्रीलंका उसका लोन जो चाइना का पैसा था वो वापस नहीं लौटा पाया। फिर चाइना ने क्या करा, उसी पोर्ट्स को उसी पोर्ट और उस एयरपोर्ट को 99 ईयर्स की लीज पे ले लिया। आज की तारीख में उस एयरपोर्ट का और उस पोर्ट का जो कंट्रोल है वो चाइना के हाथ में है। और मेरे आ रही थी कि चाइना उस पोर्ट को वहाँ पे अपना नेवी बेस कैंप बना रहा है, जो कि इंडिया के अगेंस्ट वो बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है, क्योंकि श्रीलंका इंडिया से ज्योग्राफिकली बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चाइना की जो ये डिप्लोमेसी है कि पहले लोन देता है, फिर उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और फिर उसी जगह को अपने इकोनॉमिक और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज़ करता है। श्रीलंका को चाइना ने जो लोन दिया, अब उस पोर्ट का चाइना के पास कंट्रोल आ गया। अब इतना बड़ा कंट्रोल आ गया कि चाइना जो है उनकी कस्टम पॉलिसीज़ वगैरह में भी कुछ मैनिपुलेशन करता है, क्योंकि अब कंट्रोल उसके हाथ में है। अब क्या करता है चाइना कि चाइना पहले तो कंट्रोल लेता है एसेट्स का, पहले लोन देता है, फिर जब लोन नहीं चुका पाते तो उनका कंट्रोल लेता है, फिर उनकी कस्टम पॉलिसी अपने अकॉर्डिंगली थोड़ी बहुत मैनिपुलेट करता है, फिर अपना खुद का सामान उन कंट्रीज़ में भेजता है और उस सामान को, मतलब जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं चाइना में, उनको वहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा और उस एक्सपोर्ट किए गए गुड्स से अलग से प्रॉफिट कमाएगा। तो सोचो ये कितना बड़ा गेम चाइना चलाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाइना जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए और हमें चाइना के प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। और इंडिया की इकोनॉमी में कितना बड़ा डिफरेंस है। चाइना की इकोनॉमी जो है वो लगभग $14 ट्रिलियन की है और इंडिया की इकोनॉमी $3.2 ट्रिलियन की है। तो लगभग 5 टाइम्स चाइनीज़ इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से बड़ी है। अब जाहिर सी बात है, जिस कंट्री की इकोनॉमी बड़ी होगी उसका डिफेंस का बजट भी ज़्यादा होगा। तो अगर डिफेंस के बजट की मैं बात करूँ तो चाइना का डिफेंस बजट है $180 बिलियन का और वहीं इंडिया का जो बजट है वो है 65 से 70 बिलियन का। और अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रूप्स की बात करूँ, नंबर ऑफ़ सोल्जर्स की बात करूँ इंडियन आर्मी में और चाइना की PLA आर्मी में, तो चाइना के पास 2.1 मिलियन ट्रूप्स हैं और इंडिया 1.5 मिलियन के आसपास ट्रूप्स हैं उनकी आर्मी में। तो इन आंकड़ों को देख के कहीं से ऐसा नहीं लगता कि इंडिया जो है वो वॉर की हालात में है, लेकिन चाइना जो है वो लगातार इंट्रूजन कर रहा है
तो जाहिर सी बात है इंडिया जो है, शायद इंडिया को काफ़ी नुकसान देखना पड़ सकता है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो लद्दाख में जो इंडिया और चाइना का जो टेंशन चल रहा है वो चल क्यों रहा है। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि दो तरीके की एलओसी हैं। एक, अगर आपने मैप में देखा हो तो जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। और इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं एलएसी। अब एलओसी और एलएसी में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एलओसी जो है वो, एलओसी का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल डिफाइंड है। पाकिस्तान को भी पता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है और इंडिया को भी पता है लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ है, तो वहाँ पे लीगली कोई इंट्रूजन नहीं होता। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं वो घुसते रहते हैं और वो फिर, लेकिन जो एलएसी है जो अक्साई चीन की तरफ पड़ती है, जो ईस्टर्न साइड में जो चाइना के बॉर्डर को टच करती है, वो एक्चुअली डिफाइंड नहीं है। इसी वजह से चाइना के लोग कहते हैं कि हमारा जो बॉर्डर है वो और आगे तक है, इंडिया कहते हैं हमारा इस पॉइंट तक है, चाइना कहता है हमारा इस पॉइंट पे है। और लगातार इन चीज़ों पे कन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं क्योंकि दोनों देश के दोनों जो बाउंड्रीज़ हैं उसके बीच में कोई ग्रे एरिया है। जिसको चाइना कहता है चाइना का है, जिसको इंडिया कहता है वो इंडिया का है। इसी वजह से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और वहाँ पे आजकल ये कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जो एरिया है, जो ग्रे एरिया है, वो डिफाइंड नहीं है। वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको कहा जा रहा है, लेकिन जो एरिया है वो केवल 10 किलोमीटर का है और वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। लेकिन लगातार दोनों कंट्रीज़ की जो आर्मी है वो वहाँ पे पेट्रोलिंग करने जाती है और फिर इसी वजह से वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। और बताऊं कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट होता है नेट एक्सपोर्ट। अगर आपका नेट एक्सपोर्ट नेगेटिव में है तो वो ट्रेड डेफिसिट में आप आ जाओगे, नहीं तो आप पॉजिटिव में आओगे। चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है उसमें इंडिया जो है ट्रेड डेफिसिट में है। अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना के 2020 के ट्रेड डेफिसिट के बारे में, तो इंडिया जो है लगभग 49 बिलियन डॉलर डेफिसिट में है। तो इससे ऐसे समझिए कि अगर इंडिया ने 51 डॉलर्स का चाइना को सामान एक्सपोर्ट किया और उसके बदले $100 का इंपोर्ट किया, तो 49 जो बैलेंसिंग फिगर बची उसमें इंडिया ने डेफिसिट में आ गया। तो जाहिर सी बात है अगर हम ट्रेड डेफिसिट में रहेंगे तो चाइना हमसे ज़्यादा पैसे कमाएगा और उसकी ज़्यादा इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। बहुत सारे गुड्स हैं, आई थिंक आजकल लगभग चाइना से सभी कुछ आ रहा है, लेकिन जो मेजरली चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से वो हैं स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, टॉयज़, मैन्युफैक्चरिंग, एपीआई जो मेडिसिन के बनाने का काम आता है, स्टील हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं चाइना से। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। उसी के चलते हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले एक कैंपेन निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था आत्मनिर्भर इंडिया को बनाना है। लेकिन प्रैक्टिकली दोस्तों ये पॉसिबल अभी इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी उतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो हमें कहीं ना कहीं तो चाइना पे डिपेंडेंट रहना ही पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है। दूसरी बात, एक तो ही रिसोर्सेज की बात, यहाँ पे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि जो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पॉलिसीज़ हैं, मतलब फेवरेबल नहीं है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए। फॉर एन एग्जांपल, जब एप्पल का सारा काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो एप्पल की है वो चाइना में होती है। आपके पास अगर एप्पल का फ़ोन है तो आप पीछे उस पर देख लीजिए मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना लिखा होगा, डिज़ाइन इन कैलिफोर्निया लिखा होगा। अब जब एप्पल को ऑप्शन दिया गया कि अगर एप्पल को चाइना को छोड़ के इंडिया में अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है, तो एप्पल ने ऐसा नहीं किया। एप्पल इंडिया की जगह वियतनाम में उन्होंने वहाँ पे अपना सेटअप किया। और इसका रीज़न ये है, इसके दो मेजर रीज़न है। एक तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए वो फेवरेबल नहीं है। दूसरे जो बहुत मेजर रीज़न है वो ये है कि हमारे पास खुद के पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है। अगर आप चाइना में जाओ तो चाइना की लेबर इंडिया की लेबर से बहुत ज़्यादा स्किल्ड है और वो बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लेकिन ये सिस्टम अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुआ। तो इसी वजह से जो बाहर की कंट्रीज़ हैं जो चाइना में ऑलरेडी अपना मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं वो इंडिया नहीं आना चाहती। इंडिया की जगह वो वियतनाम या फिर फिलीपींस जैसी कंट्रीज़ में, जो एशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे भी लेबर उतनी ही सस्ती है, मगर वो इंडिया की जगह वहाँ जा रही हैं। तो इसके लिए जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि पहले हमें अपना एजुकेशन सिस्टम, अपने काम करने के तरीके को बदलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि
दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा कि क्या क्या ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एक्चुअली में हम बॉयकॉट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक कैटेगरी वन में अगर हम लें तो सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोडक्ट आता है कि गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड मार्केटेड बाय चाइनीज़ कंपनी। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई प्रोडक्ट जो चाइना में ही बनते हैं और वहाँ से बन के फिर इंडिया में एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि जूता, स्पोर्ट्स गुड्स, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो चाइना कंपनी ही उन ब्रांड्स को ओन करती है। जैसे कि मोबाइल के बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, ओप्पो मोबाइल, शियोमी, वन प्लस, ये सब ब्रांड्स जो हैं ये चाइना में ही इनके फ़ोन्स बनते हैं और फिर ये वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इंडिया में आता है। तो इन जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं उसका पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट चाइनीज़ कंपनीज़ को और चाइनीज़ गवर्नमेंट को ही जाता है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जितना भी हम यहाँ पे कर सकें हमें करना चाहिए। और अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स का जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ओप्पो और शियोमी, वन प्लस, इन सब की रेंज में आपके पास दूसरे ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है हमें वहाँ पे स्विच कर देना चाहिए ताकि चाइना की कंपनीज़ को हम बेनिफिट्स ना दे सकें इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। दूसरे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो चाइना में मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं मगर उसको मार्केटिंग और जो उसकी जो ओन्ड कंपनी है वो चाइना की नहीं है। फॉर एग्जांपल एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना में बनते हैं मगर उसका जो डिज़ाइनिंग होती है, जो R&D पीछे होता है वो कैलिफोर्निया में होता है। 100% प्रॉफिट नहीं जाएगा, चाइना के पास प्रॉफिट का कोई शेयर जाएगा। वो मुझे लगता है कि हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, मगर हम अगर सभी को बॉयकॉट कर देंगे तो हम यूज़ क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर अब इन प्रोडक्ट्स को हम फिर भी यूज़ कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि चाइना के पास 100% प्रॉफिट नहीं जा रहा, आई थिंक प्रॉफिट का कुछ शेयर ही चाइना के पास जा रहा है। तीसरे तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि चाइनीज़ ऐप्स, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर। गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी सारी चाइनीज़ ऐप को ऑलरेडी इंडिया में बैन कर दिया है। और अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी चाइनीज़ सॉफ्टवेयर अगर आप कोई यूज़ करते हैं तो उसका अगर कोई यूनाइटेड स्टेट्स का कोई वर्जन अवेलेबल है आपके ऐप स्टोर पे या फिर इंटरनेट पे, तो मुझे लगता है कि हमें वो डाउनलोड करना चाहिए और चाइनीज़ सॉफ्टवेयर हमें हटा देना चाहिए। और ये सेम पॉलिसी चाइना अपने देश में भी फॉलो करता है। चाइना में कोई यूट्यूब नहीं चलता, चाइना में कोई व्हाट्सएप नहीं चलता, चाइना में कोई भी आपका फेसबुक नहीं चलता। इन सब के अलग अलग उन्होंने चाइनीज़ वर्जन बना रखे हैं। अब इससे चाइनीज़ गवर्नमेंट को दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो प्रॉफिट है वो चाइना का चाइना में ही रहता है और दूसरा कोई भी ग्लोबली कोई न्यूज़ चाइना की लीक नहीं होती। मेरी चौथी कैटेगरी है वो ये है कि चाइनीज़ कंपनी ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया हो। ऐसी बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ हैं जिसमें चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्ट किया हुआ है और इसका मेजर एग्जांपल है पेटीएम में चाइना का बहुत बड़ा स्टेक है। और पेटीएम ऐसी चीज़ है जो आजकल हर मोबाइल फ़ोन पे है, तो हम उसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन पेटीएम ऐसी और भी बहुत सारी ऐप्स हैं जिसमें चाइनीज़ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जैसे कि बायजूस, डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो। अगर आप इनमें से कोई भी ऐप डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन से तो आई थिंक वो बहुत अच्छी बात रहेगी। और मेरी जो पांचवी कैटेगरी है वो ये है चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो इंडिया में चल रहे हैं। जब गुलगाम में मई के महीने में अटैक हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने आउट ऑफ सेंटिमेंट आके चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाना छोड़ दिया था। तो मेरी रिकमेंडेशन इसमें यही है कि प्लीज़ आप ऐसा ना करें, क्योंकि चाइनीज़ रेस्टोरेंट जो इंडिया में चलते हैं वो केवल नाम के चाइनीज़ रेस्टोरेंट हैं, उनको इंडिया वाले ही चलाते हैं। उसमें जो खाना खाने जाते हैं वो भी इंडियन होता है और उसमें जो रॉ मटेरियल आता है वो भी इंडिया में ही प्रोडक्शन उसकी होती है। तो अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे जो इंडिया में चलते हैं तो आई थिंक आप अपने ही देश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि हम उन चाइनीज़ रेस्टोरेंट की लोगों की रोज़ी रोटी का ख्याल नहीं रख रहे। तो मुझे लगता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाइनीज़ रेस्टोरेंट में पहले जाते थे तो आप अभी भी जाइए। और इसके अलावा मुझे एक बात और बहुत फ़नी लगी, क्योंकि जब गुलगाम में अटैक हुआ था तो बहुत सारे इंडियंस लोगों ने अपने घर के टीवी तोड़ दिए थे जिस पे मेड इन चाइना लिखा था। तो आई थिंक वो बहुत ही एक मतलब आउट ऑफ सेंटिमेंट्स आके उन्होंने ये कदम उठाया, लेकिन उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप ऑलरेडी उस टीवी पे जो प्रॉफिट था वो चाइना को पहुंच चुका था, तो उसको कोई तोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम ये सब स्टेप करते हैं तो आई थिंक चाइना को हम बहुत बड़ा मेजर जो रेवेन्यू इंडिया से जाता है वो बहुत बच जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट के लिए बहुत बड़ी मार्केट है। तो डेफिनेटली अगर हम चाइना के प्रोडक्ट या चाइनीज़ कोई भी ऐप या सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करेंगे तो चाइना को एक बहुत बड़ा झटका तो ज़रूर लगेगा इकोनॉमिकली, और इंडिया के लिए वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि चाइना का बजट, उस डिफेंस का बजट बढ़ रहा है और वो सेम बजट वो इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करता है। तो मुझे लगता है कि हमें चाइनीज़ जितना भी हम कर सकें हमें करना चाहिए, और यही एक आई थिंक पैट्रियोटिज़म दिखाने का मौका है हमारे लिए अपने देश के प्रति।
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।